फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भाग पहला। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आर्थिक क्षेत्रों का वर्गीकरण कैसे होता है और आर्थिक क्षेत्रों की बदलती भूमिका क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह जानना कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्र क्या क्या हैं। दोस्तों, आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्र भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र क्या क्या हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों, यह है 3 आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक। तो चलिए हम सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम आर्थिक क्षेत्रों के दूसरे यानी द्वितीयक क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशों का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम तीसरे क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपर्युक्त 2 क्षेत्रों से भिन्न है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों यानी परिवहन द्वारा जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने का आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप या संचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन कब और कैसे आता है। सामान्यतया
अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। लंबे समय, मान लीजिए 100 वर्षों से भी अधिक के बाद, और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के क्या फर्क हुए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाया गया है। यह 2 वर्षों के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 30 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। चलिए, अब हम जानते हैं कि भारत में तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, बैंक, थाना आदि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार ही उठाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, शॉपिंग और निजी विद्यालय इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। चलिए दोस्तों, एक छोटा किसान जिसका नाम लक्ष्मी है का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसे फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। दोस्तों, यह है अल्प बेरोजगारी की स्थिति। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है, यानी खुली बेरोजगारी। इसीलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारी अल्प बेरोजगारी की समस्या का हल निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में आज क्या सीखा। आर्थिक क्षेत्रों का वर्गीकरण करना सीखा और आर्थिक क्षेत्रों की बदलती भूमिका के बारे में सीखा। अब हम अगली वीडियो में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में भी जान लेंगे। धन्यवाद।